नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कृष्णा पटेल ने कहा कि उनकी आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत हुई है और हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस बारे में आज तक के साथ बातचीत में संजय सिंह ने कहा है कि हमारा लक्ष्य बीजेपी के कुशासन को हटाना है और इसीलिए हम साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा से गठबंधन की दिशा में बातचीत शुरू हो चुकी है। बीजेपी सरकार पर अक्सर हमलावर रहने वाले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। टीएमसी ने ममता के साथ सुब्रमण्यम स्वामी की मुलाकात की तस्वीर को साझा किया है। इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें, आजकल ममता बनर्जी लगातार दूसरी पार्टियों के किनारे किए गए नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। मंगलवार को ही कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और पवन वर्मा जैसे नेताओं को ममता ने पार्टी में शामिल कराया था, जिसके बाद से स्वामी के भी टीएमसी में आने की अटकलें लगने लगी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के वक्त जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। राहुल ने कहा कि वो सरकार पर पूरा दबाव डालकर पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए दिलवाकर ही रहेंगे। राहुल ने एक वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें वो गुजरात मॉडल वाले गुजरात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि गुजरात में कोरोना के वक्त सरकार ने लोगों के इलाज में मदद नहीं की, लेकिन अब मुआवजा भी नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गुजरात में अब केवल 10,000 लोगों के परिवारों को ही 50-50 हज़ार रुपए देने पर सरकार राजी हुई है, जबकि राज्य में 3 लाख लोग कोरोना से मारे गए हैं। राहुल ने कहा कि कोविड के समय सबसे बड़े उद्योगपतियों के लाखों रुपए का टैक्स माफ किया गया। चुने हुए 2-3 उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है, मगर हिंदुस्तान की गरीब जनता को कोविड का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज अपने नाम कर लिया है। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को ग्रुप मार्केट कैप के आधार पर पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जून 2015 से सबसे अमीर भारतीय के पद पर बने हुए थे। बुधवार को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार तेजी आई और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के चलते गौतम अडानी नंबर 1 अमीर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 महीनों में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 1808% यानी 83.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई, तो इसी समय में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में 250% यानी 54.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। संसद में अभी इन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन कानूनों के रद्द होने पर ही सरकार की बात पर भरोसा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार संसद के इस सत्र में इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मौसम विभाग ने बताया है कि हवा एक बार फिर खराब होगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है और इसकी जल्द समीक्षा की जाएगी। CJ NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। प्रदूषण को लेकर याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील विकास सिंह ने अदालत से कहा कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट है कि पंजाब में चुनाव को देखते हुए किसानों पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि हम इस बारे में बहुत बारीक नज़र नहीं रख सकते हैं। अदालत ने कहा कि वकील, जज सभी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अफसर क्या कर रहे हैं? अफसर क्यों नहीं खेतों में जाकर किसानों, वैज्ञानिकों से बात करते हैं और इस समस्या का स्थायी हल खोजते हैं। प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम इस मामले में सुनवाई बंद नहीं करेंगे और निर्देश देंगे, भले ही प्रदूषण कम हो जाए, अगले 3 दिन तक प्रदूषण रोकने के कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि सोमवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। अगर हालात बेहतर हुए तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोग जो 5-7 सितारा होटल में सोते हैं, वो प्रदूषण के लिए किसानों को दोषी ठहरा देते हैं।
2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट के सामने पेश हुई। स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर चल रही प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में बहुत ही संक्षिप्त उपस्थिति दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती होना है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अब ठीक हैं? पिछली बार आपने कहा था कि आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इसके जवाब में भाजपा नेता के वकील ने जवाब दिया कि वो हवाई अड्डे से आई हैं और सीधे अस्पताल ही जाएंगी। प्रज्ञा की ओर से कहा गया कि अस्पताल में डॉक्टर मुझे बताएंगे कि मुझे कितने समय तक अस्पताल में ही रहने की ज़रूरत है। जिसके बाद अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर से कहा कि जब भी आवश्यक हो अदालत में उपस्थित रहें और अपने वकील से मामले का विवरण लें। इसके बाद प्रज्ञा अदालत से चली गई। बता दें, प्रज्ञा ठाकुर स्वास्थ्य कारणों से मालेगांव विस्फोट मामले में जमानत पर बाहर हैं। हालांकि स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर बाहर चल रही प्रज्ञा ठाकुर इस साल बास्केटबॉल खेलते हुए, नृत्य करते हुए और कबड्डी खेलते हुए देखी गई हैं। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि उनको इस्लामिक स्टेट कश्मीर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। गंभीर ने इसको लेकर दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद गौतम गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक गंभीर को ये धमकियां ईमेल के जरिए दी गई, लेकिन इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने कोई डिटेल साझा नहीं की है। क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा एक बार फिर लोगों की जुबान पर है। सरकार इस बारे में कई बैठकें कर चुकी है और अब वो संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा बिल लाने जा रही है। लेकिन बिल लाने की खबर से ही क्रिप्टो करेंसी का बाजार गिर गया। भारत में लाखों लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है। इस बिल का नाम क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये बिल सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को भारत में रोकेगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी होंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कर देगी। सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। एक अध्ययन में पता चला है कि कोवैक्सीन की 2 डोज कोरोना के खिलाफ 50% प्रभावशाली हैं। भारत में विकसित कोवैक्सीन की प्रभावशीलता का ये पहला रियल वर्ल्ड असेसमेंट है। द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इसमें इस साल अप्रैल और मई में कोरोना के संपर्क में आने वाले एम्स के स्वास्थ्य कर्मचारियों को शामिल किया गया था। इसी दौरान देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी और इस वक्त डेल्टा वेरिएंट से अधिक संक्रमण हो रहा था। पाकिस्तान बड़े संकट में फंस गया है। बढ़ते कर्ज और कम होते टैक्स कलेक्शन के बीच पीएम इमरान खान ने कहा कि हमारे पास देश को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इमरान ने कहा कि कर्ज बढ़ता जा रहा है और राजस्व का आधा पैसा हमें कर्ज की किस्तों को चुकाने में ही देना पड़ता है। बचे हुए आधे पैसे से 22 करोड़ लोगों के लिए हम स्कूल, अस्पताल और अन्य व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें और कर्ज लेने पड़ रहे हैं। इमरान ने कहा कि बढ़ता कर्ज और घटता टैक्स राजस्व राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। इमरान ने कहा कि पिछले 4 महीने में ही हमको 3.8 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा है, जो पिछले साल इसी समय में लिए गए कर्ज से 18% अधिक है। इमरान खान ने कहा कि 6000 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्ज पिछले 10 सालों में बढ़कर 30 ट्रिलियन रुपए हो गया है। हमारी सरकार इससे आज तक जूझ रही है। इसके साथ ही इमरान ने कहा कि भविष्य के लिए बचत और निवेश के मामले में पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर कभी बन ही नहीं पाया।